हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और आज के लेक्चर में हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मसल वाला मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला लेक्चर करेंगे आप। ठीक है, आज शाम को हम लोग लाइव मिलेंगे लगभग 9 बजे के आसपास। टाइमर सेट कर दिया जाएगा, आप लोग प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। डाउट सेशन में जिन लोगों को अब तक जो चीज़ें अब तक पढ़ाई जा चुकी हैं, अगर आप उनसे डाउट पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अदर चीज़ें अगर आप डाउट पूछेंगे तो वहाँ पे मुझे डिटेल जाना पड़ेगा और हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए। इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो, प्रोटीन से हो, ओके, या फिर वो एंजाइम से हो, लिपिड से हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, एमिनो एसिड से हो, तो आप पूछ लीजिएगा आज शाम को, ठीक है। और उसके बाद जैसे क्वेरीज आप लोगों की हैं प्रैक्टिस सेट का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि वीक में 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग करें, कम से कम 3 बार रिवीजन करें, ठीक है। और मैं चैप्टर पहले आप लोगों को बता दिया करूँगी कि इस चैप्टर से प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आप लोग उस चैप्टर को तैयार कर लिया करिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे हो सकता है पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग मंडे को करें, और मंडे को फिर वही रात में 9 बजे के आसपास। और कोशिश यही रहेगी कि उसमें हम लोग पूरा बायोमॉलिक्यूल कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स एकदम तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और वहाँ पे जो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं करा दूंगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने मसल से रिलेटेड सारी चीज़ें, मसल का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया है। बिग मसल क्या है, मसल बंडल क्या है, मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने मायोफाइब्रिल्स तक पढ़ लिया है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट के बारे में हमने देख लिया था, शार्कोमियर। इतनी बात समझने की कोशिश करिएगा, शार्कोमियर। अब हमने देखिए शार्कोमियर में आपको क्या क्या पढ़ाया है। जेड लाइन बताया है, 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को ही शार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है, इतनी बात सबको पता है। मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, या वी कैन से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। क्योंकि देखिए अगर सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब सिग्नल मिलता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, सार्कोमियर के अंदर। और सार्कोमियर के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो जेड लाइन है वो धीरे धीरे नज़दीक आती है। अभी सपोज करिए जेड लाइन यहाँ है और जेड लाइन धीरे धीरे नज़दीक आएंगे, तो सार्कोमियर छोटा होता जाता है। तो ऑब्वियसली इफ जेड लाइन इज कमिंग क्लोजर, देन आई बैंड भी क्लोज होता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा जो है सार्कोमियर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या वी कैन से जेड लाइन एकदम मैक्सिमम क्लोज में आ जाएंगे। हम लोग अभी देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सार्कोमियर में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सार्कोमियर छोटा होता जाएगा। और अगर सार्कोमियर छोटा होता जा रहा है तो मायोफाइब्रिल्स छोटे होंगे। मायोफाइब्रिल्स छोटे होंगे तो वी कैन से मसल फाइबर की साइज छोटी होगी। मसल फाइबर्स मिलके क्या बनाए हैं, तो आपने कहा मसल बंडल। मसल बंडल की साइज छोटी होगी, ऑब्वियसली ढेर सारे मसल बंडल मिलके एक मसल बनाया है, तो मसल की साइज छोटी होगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट ऑफ चीज़ों में, मोस्ट ऑफ मसल्स में क्या होता है, मसल्स की साइज छोटी होती जाती है, ठीक है। बात ये समझ में आ रही है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें घटती हैं, क्या क्या बढ़ती हैं, ये हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मायोफिलामेंट। हम लोग मायोफाइब्रिल्स तक पढ़ चुके हैं। अब हमने मसल हायरार्की आपको बताया था। मसल हायरार्की अगर आपको याद हो तो हमने कहा था एक बिग मसल की मेम्ब्रेन को हमने कहा था एपीमाइसियम, उसके अंदर ढेर सारे मसल बंडल्स हैं या फेसिकल्स हैं, उसको उसकी उसकी लेयर को हम लोगों ने क्या कहा था, पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के अंदर, सॉरी, मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स हैं। और मायोफिलामेंट्स के अंदर क्या क्या है भाई, बायोफिलामेंट क्या है, लाइट बैंड और डार्क बैंड है, ठीक। तो चलिए अब हम हेडिंग डालने वाले हैं मायोफिलामेंट, ध्यान से समझिए।
मायोफिलामेंट्स। तो देखिए मायोफिलामेंट्स में दो तरीके के बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझिए, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट को हम लोग कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं? आई बैंड। और इसको कहते हैं ए बैंड। ध्यान दीजिए पहले एकदम, आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक। ठीक, अब एक चीज देखिए कि इस आई बैंड में थिन फिलामेंट, इसको हम लोग लाइट बैंड भी कहते हैं, लिखते जाइएगा, लाइट बैंड, और इसको हम लोग डार्क बैंड भी कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि इस पूरे के पूरे थिन फिलामेंट में देयर आर 3 प्रोटीन्स। कितनी प्रोटीन का मिलके बना है ये? तो देयर आर 3 प्रोटीन्स एक्चुअली। एक है एक्टिन, दूसरी है ट्रोपोनिन, और तीसरी है ट्रोपोमायोसिन। ये 3 टाइप की प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? थिन फिलामेंट बनाते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। पहले इतनी बात समझिए, ठीक। और थिक फिलामेंट में केवल एक ही टाइप की प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से बना है ये? मायोसिन प्रोटीन से बना है। ठीक, अभी तो इतनी बात समझ में आ गई हमें। मायोफिलामेंट के अंदर 2 तरीके के फिलामेंट्स हैं, एक थिन फिलामेंट्स और एक थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट्स को हम लोग लाइट बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। इसमें 3 तरीके की प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, और इसमें केवल ये एक ही तरीके की प्रोटीन से मिलके बना है, मायोसिन। कैन आई मूव? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। पहले आप एक और चीज लिख लीजिए, प्रोटीन्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रोटीन की जरूरत होती? तो देखिए एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक। सेकेंड इज द रेगुलेटरी प्रोटीन, एंड थर्ड इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 3 तरीके की प्रोटीन होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एक एक समझते चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझिए बस। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में 2 तरीके की प्रोटीन होती है, एक होता है एक्टिन फिलामेंट और एक होता है मायोसिन। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, हम ऐसे कह सकते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होते हैं। साथ में रेगुलेटरी प्रोटीन, 2 रेगुलेटरी प्रोटीन हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, वो है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं डेस्मिन या डेस्मोसोम। ठीक, या अभी मैं बता रही हूँ, देखिए ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, ये है आपका टाइटिन, नेब्यूलिन, नाम बस लिखते जाइए, मैं बता भी दूंगी अभी। ठीक, और डिस्ट्रोफिन। ऐसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब जहां तक हमने आपको बताया है कि मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन है। एक्चुअली हमने कहा था कि अब ये देखिए, एक्टिन
ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये मिलके थिन फिलामेंट बनाते हैं, जैसा कि मैंने ये बताया है। आप इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, मायोफिलामेंट में थिन और थिक। थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है। कहने का मतलब थिन फिलामेंट में जो मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है वो एक्टिन है, और एक्टिन की रेगुलेटरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ओके, और थिक फिलामेंट में मायोसिन ही प्रेजेंट है। प्रोटीन्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखिए इतनी तरीके की प्रोटीन्स होती हैं पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब हम हेडिंग डालने वाले हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट हेडिंग डाल लीजिए, थिन फिलामेंट कैसे बना, या फिर इसी को आप कह सकते हैं लाइट बैंड कैसे बना है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं आई बैंड। तीनों चीज कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो इस पूरे थिन फिलामेंट में वी ऑल नो कि तीन तरीके की प्रोटीन इन्वॉल्व होने वाली हैं। एक तो एक्टिन, एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमाइसिन। ये बात सबको पता है, लेकिन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं एक्टिन के बारे में। ठीक, तो एक्टिन आप लिखेंगे, एक्टिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको ध्यान से समझना होगा। देखिए जो एक्टिन है, इट इज द, वी कैन से, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। एंड जी एक्टिन क्या है? जी फॉर, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोव्यूलर। ठीक है, ग्लोव्यूलर। अब देखिए ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये है एक जी एक्टिन, मोनोमर है, ये जी एक्टिन है। जी एक्टिन पॉलीमराइज होके, ढेर सारे जी एक्टिन, मैं एक मोनोमर बनाई हूं, ये देखिए जी एक्टिन एक है, ये पॉलीमराइज होके बनाता है एफ एक्टिन, मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे करके एक फिलामेंट बनाता चला जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एफ एक्टिन। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटस। क्या? फिलामेंटस। ओके, बात समझ रहे हैं यहां तक? अब 2F एक्टिन, अब 2F एक्टिन आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए देखिए, इतना देख लिया आप लोगों ने, चलिए ध्यान से देखिए। अरे यार, इसको देख लीजिए, जी एक्टिन पॉलीमराइज होके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? एफ एक्टिन कहते हैं। अब ये एफ एक्टिन के साथ क्या हो रहा है भाई? मैं इसी कलर से बना दूं। 2F एक्टिन, सपोज करिए कि मैंने एक, ये एक एफ एक्टिन हो गया। ध्यान से समझना होगा, तभी समझ में आएगा। सपोज करिए ये 2F एक्टिन बना दिया मैंने। कितना एफ एक्टिन है? 2F एक्टिन। ये हो गया 2F एक्टिन। इसी 2F एक्टिन को एक और प्रोटीन बाइंड किए रहती है। उन दोनों एफ एक्टिन को एक प्रोटीन बाइंड किए रहती है, और उस प्रोटीन का नाम है, भाई ध्यान से देखिए, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। अब यहां पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। इसके पहले लिख सकते हैं मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, मतलब एक एक्टिन फिलामेंट में 2F एक्टिन से बना होता है। ठीक, अब चलिए देखिए यहां पे, अब ये हो गया हमारा 2F एक्टिन, ये F है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं थोड़ा सा देखिए डार्क बना दूं ताकि आप समझ जाओ। ये अरे मैंने क्या कर दिया भाई, ये चलिए मैं एफ एक्टिन को ऐसे बना दे रही हूँ, दूसरे से बना दे रही हूँ, कोई दिक्कत।
समझने के लिए देखिए, मैं ये सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप एक बार समझ जाइए। मान लीजिए इसके ऊपर जो ये दूसरी प्रोटीन है, ऐसे करके कलर ही दूसरा कर दे रही हूं इसको, ये एक दूसरी प्रोटीन है, दो है, ये एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसके दो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। आपने कहा कि ये है 2F एक्टिन। चलिए देखिए, ये है हमारा 2F एक्टिन जो आपस में क्वाइल्ड है, और उन्हीं के ग्रूव के बीच में से 2 ट्रोपोनिन है, 2 ट्रोपोमायोसिन, उसको क्या कर रहा है, ऐसे बाइंड किया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसी के ऊपर जहां पे ये ट्रोपोमायोसिन है, यहां पे 3 ऐसे ट्राइमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे देखिए, ट्राइमेरिक मतलब 3 सब यूनिट ऐसे होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। और ये ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी। इसमें जो मैंने 3 बनाया है ना, उसमें से एक आई है, एक सी है, एक टी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये सारी की सारी प्रोटीन मिलके एक बनाएंगी थिन फिलामेंट। क्या बनाएंगी, थिन फिलामेंट, या फिर लाइट बैंड, या फिर आई बैंड। तो कहने का मतलब है थिन फिलामेंट, लाइट बैंड या आई बैंड में 3 तरीके की प्रोटीन बनेंगी। एक एक्टिन और एक एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन में 2F एक्टिन है, 2 ट्रोपोमायोसिन है, और 3 सब यूनिट है ट्रोपोनिन का। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आपको सबसे अच्छी बात ये समझनी है कि एक्टिन, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब मैंने एक सार्कोमियर बनाया था, ध्यान से देखिए प्लीज, इस सार्कोमियर के पास ये है लाइट बैंड, हमने बताया था ये लाइट बैंड है, और बीच बीच में क्या है भाई, यहाँ पे डार्क बैंड है। मतलब ये क्या है, मायोसिन, मायोसिन से बना है डार्क बैंड, इतना पता है। अब देखिए मायोसिन के पास क्या होता है, मायोसिन के पास एक हेड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, और एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन और एक्टिन के बीच में बाइंडिंग होती है, ठीक। मायोसिन और एक्टिन के बीच में बाइंडिंग होती है, तो दोनों आपस में बाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों के पास एक दूसरे के लिए बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा और मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर एक्टिन की बात करें तो एक्टिन के पास ये पूरा का पूरा क्या है, थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट में जो एक्टिन है उसके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। सपोज करिए ये है इसका मायोसिन बाइंडिंग साइट। लेट मी ड्रॉ, ये रेड कलर से मैं बना दे रही हूं, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। रेड कलर से मैं बना रही हूं, देखिए ध्यान से देखिए, इस रेड कलर को ध्यान से देखिएगा, ये एक्टिन है और इस एक्टिन के पास ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। लेकिन 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 अब आपको ये समझना है कि इस एक्टिन के पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज का मतलब व्हेन मसल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, वो ढका रहता है, ठीक है, मतलब वो इनएक्टिव होता है। अब आप समझो कैसे इनएक्टिव होता है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इस बाइंडिंग साइट को मास्क किए रहते हैं, ढके रहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इन रेस्टिंग स्टेज, इन रेस्टिंग स्टेज मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। इसको हम और क्या कह सकते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन का एक्टिव साइट का मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसका एक्टिव साइट है ये, ठीक। इन रेस्टिंग स्टेज मायोसिन बाइंडिंग साइट, MBS लिख दे रही हूं, मायोसिन बाइंडिंग साइट इज मास्क्ड, मास्क है बाई ट्रोपोनिन
एंड ट्रोपोमायोसिन। अगर आपने इतना स्ट्रक्चर समझ लिया तब आपको टेंशन नहीं होगी, आगे के लिए हम बता देंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये हो गया पूरा का पूरा थिन फिलामेंट। सबको समझ में आना चाहिए एक थिन फिलामेंट में क्या क्या है। तो अब आप कहोगे कि एक थिन फिलामेंट की अगर मैं बात करूं या आई बैंड की बात करूं तो इसमें 2F एक्टिन है, ठीक, 2 ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, एंड 3 सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन है। 2F एक्टिन मिलके एक एक्टिन फिलामेंट बनाया है, ठीक, 2 ट्रोपोमायोसिन है, 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है। एम आई क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये हो गया एक लाइट बैंड। और लाइट बैंड के पास क्या है, डार्क बैंड के लिए बाइंडिंग साइट है, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में इसकी बाइंडिंग साइट मास्क है, ढकी हुई है, किसके द्वारा, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन के द्वारा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। इसीलिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को रेस्टिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो आइए इस वाली स्लाइड में देखिए, मैंने आपको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हमने कहा था ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इन दोनों को हम रेस्टिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह ले, रेस्टिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये हो गया। अब हम आ जाएंगे मायोसिन में। आइए देखिए नेक्स्ट। अब ये तो हो गया हमारा थिन फिलामेंट, आते हैं हम लोग थिक फिलामेंट में। थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट को और क्या कहते हैं हम, डार्क बैंड, और क्या कहते हैं, ए बैंड। ठीक है, देखिए दिस इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का बना है। अच्छा, वो किसका बना था, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, तीनों से बना था थिन फिलामेंट। और एक्टिन किसका बना था, जी एक्टिन से बना था, क्योंकि जी एक्टिन एक मोनोमर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, मतलब सर्कुलर वीकेंड से। और जी एक्टिन, तमाम जी एक्टिन मिलके एक एफ एक्टिन बनाया और 2 एफ एक्टिन मिलके एक एक्टिन फिलामेंट बनाया। इसी तरीके से जो मायोसिन प्रोटीन है, अब हम मायोसिन के बारे में लिख लें मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। अब ये एक नई प्रोटीन आ गई। मायोसिन प्रोटीन किसका पॉलीमर है, मीरोमायोसिन का प्रोटीन पॉलीमर है। एंड अप्रोक्सीमेटली 300 मीरोमायोसिन, एमएम लिख दे रही हूं, 300 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन प्रोटीन बनाते हैं। तो देखिए पूरी की पूरी मायोसिन। अब आप बताओ कि अब आपको समझ में आ रहा है इसको थिन क्यों कहेंगे, इसको थिक क्यों कहेंगे। भैया वहां पे केवल 2F एक्टिन था, ठीक है, 2F एक्टिन था, 2 ट्रोपोमायोसिन है और कुछ ट्रोपोनिन के यूनिट हैं, तो वो तो थिन ही रहेगा ना। जबकि यहाँ पे 300 मीरोमायोसिन मिलके मायोसिन बनाएंगे, तो ये थिक फिलामेंट होगा या डार्क बैंड होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब चलिए देखिए, थिक फिलामेंट, डार्क बैंड, और ये जो है मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। अब हम एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख लें, तो एक मीरोमायोसिन कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मीरोमायोसिन, स्ट्रक्चर ऑफ 1 मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन कैसे होता है। तो देखिए एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो कुछ ऐसे दिया है। तो पहले मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी आपको बता दे रही हूं, एनसीईआरटी जरूर खोलिएगा, ठीक है। ओके, एम आई क्लियर। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं, बस उसमें ये इसको इससे सटा दिया है,
इसको आप लोग भी कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के हेड ऐसे सटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो डायग्राम है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी ने कहा है कि देखिए एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और उसमें होता क्या है कि यहां तक इसको हम कहते हैं टेल। क्या नाम देते हैं भाई? टेल। ये इसकी टेल है, और ये इसका नेक है या शॉर्ट आर्म है, और ये यहां से यहां तक इसका हेड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अब उन्होंने कहा जो टेल है, टेल को हम लोग कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक, और शॉर्ट आर्म और हेड दोनों मिलके ये बनाते हैं हैवी मीरोमायोसिन। ठीक, HMM, जो हर मैसेज और व्हाट्सएप और फेसबुक पे सर्कुलेट होता है ना, हम, है ना, तो हम का फुल फॉर्म देख लीजिए, यही है। कुछ बोलते हो, क्या कर रहे हो, चलो ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वो यही है फुल फॉर्म। आज आप लोग जान जाइए, ठीक है, जस्ट जोकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, HMM कहेंगे इसको। HMM में क्या क्या आ जाएगा? शॉर्ट आर्म और हेड। तो दो हेड है, दो टेल है, इसको हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। तो एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब चलिए देखिए यहाँ पे होता क्या है, एकदम ध्यान से देखना है आपको। मैं एनसीईआरटी के ही डायग्राम से बता रही हूँ। ये जो इसका हेड है ना, एक हेड के पास, इसके पास दो बाइंडिंग साइट होती है। अब भाई ये मायोसिन है, तो इसके पास तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा ना भाई, बताइए जल्दी से, सबको तो लग रहा है ना, सही है ना? तो एक तो इसके पास एक हेड के पास दो बाइंडिंग साइट होती है। जो दो बाइंडिंग साइट है उसमें से ऊपर वाला जो है वह है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। लेकिन जो नीचे वाले दो है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। ये किससे बाइंड किया रहता है? यहाँ पे एटीपी बाइंड रहता है, तो मैं एटीपी लिख दूं, एटीपी। तो हेड के पास दो बाइंडिंग साइट है। अब आप कहोगे दो हेड होने का मतलब क्या है? इतनी बात तो पहले सबको समझ में आ जाए तब। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब आप सोचोगे कि दो हेड होने का मतलब क्या है? एक हेड में जब है एटीपी, तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको ऐसे दे दिया है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है अब देखते हैं। एकदम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको आप देख लीजिए पहले। एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग। हेड के पास कितने कितने साइट है? क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक, बस मैं डबल नहीं बना रही हूँ, देखिए, अच्छा चलिए मैं बना ही दे रही हूँ, सुंदर सा डायग्राम। एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक। क्योंकि भाई एक थिन फिलामेंट इधर भी है कि नहीं है? जब आपने जेड बना दिया, लीजिए जेड बना दे रहे हैं, एक सार्कोमियर बना दे रहे हैं, लीजिए एक सार्कोमियर बना दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक सार्कोमियर। ये जेड है, ये जेड लाइन है, देखिए ध्यान से देखिए, और ये भी जेड लाइन है। ये जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अरे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक्टिन है, और इधर भी एक्टिन है कि नहीं है? तो भाई इधर भी बाइंड करने को चाहिए, इधर भी बाइंड करने को चाहिए। तो एक्टिन के पास किसका बाइंडिंग साइट है? तो आप कहोगे एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में इसको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने ढका हुआ है, ठीक। और इसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी है, इधर भी है, बाइंड करेगा ये इससे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन एक समस्या ये भी है
कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम है मायोमेसिन। ये एक कनेक्टिंग प्रोटीन है, कनेक्टिंग प्रोटीन है। एक्चुअली में अब एक और मीरोमायोसिन इधर भी होगा भाई। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो कहने का मतलब है कि जो एक मायोसिन होता है वो बाइपोलर प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? बाइपोलर प्रोटीन होती है। बाइपोलर का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए इसको। बाइपोलर का मतलब दोनों तरफ। हमने कहा था जो बीच में एम लाइन आएगा ना, एम लाइन का मतलब क्या होता है? मायोमेसिन। ठीक, क्योंकि एक मीरोमायोसिन इधर, एक मीरोमायोसिन इधर, क्योंकि इधर भी आई बैंड है ना, तो इधर भी तो बाइंड करने को चाहिए, इधर भी आई बैंड है। ठीक, तो इधर भी बाइंड करने को चाहिए। और इसके हेड में इधर भी एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसीलिए इसके दो हेड होते हैं। ठीक, एक ऊपर एक नीचे, तो एक इस साइड भी एक इस साइड भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले तो मैंने एक जनरल सा आपको स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैंने कहा था कि ऐसी ही 300 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन बनाते हैं। तो मायोसिन एक्चुअली, मायोसिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ 300 मीरोमायोसिन। अब देखिए एक ऐसे है, फिर एक ऐसे होगा, आपने देखा होगा कहीं, एक ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर इधर कुछ ऐसे हो गए, लगभग 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर। ये है एक मायोसिन। आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कि नहीं? एक मायोसिन। अब बताइए, एक मायोसिन में ऐसे ही 300 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन को बनाते हैं। तो आपने कभी बुक में, बहुत सारी बुक में देखिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहता है, ऐसे मायोसिन, बीच में एम लाइन। अब एम समझ में आ गया? एम एक मायोमेसिन प्रोटीन है, और मायोसिन प्रोटीन एक बाइपोलर प्रोटीन है भाई। कैसी है? बाइपोलर, दोनों तरफ है, बाइपोलर। और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके लगाया रहता है। ठीक है, इसका हेड बस शो करता है, बाकी बहुत सारे इसके टेल को एक साथ जोड़ के बस इसका हेड शो किया रहता है। ऐसी है ये मायोसिन प्रोटीन। क्या सबको समझ में आ रहा होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि 1 मीरोमायोसिन कुछ ऐसा है। एनसीईआरटी में डायग्राम तो दोनों हेड एक साथ कर दिया है, लेकिन आप समझिए एक हेड इधर, एक हेड इधर, इधर। ठीक है, और हमने कहा कि जो मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन प्रोटीन पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, एंड मायोसिन प्रोटीन इज अ बाइपोलर प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? बाइपोलर प्रोटीन है। ठीक, और उसके बाद एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, और ऐसे ही 300 मीरोमायोसिन दोनों तरफ मिलके एक मायोसिन बनाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एम आई क्लियर? और मायोसिन के हेड के पास 2 बाइंडिंग साइट है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये एटीपी से बाइंड रहता है। ये वाला स्ट्रक्चर टेल है, जिसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ये हेड है, और ये शॉर्ट आर्म या इसका नेक है, वी कैन से नेक। नेक और हेड मिलके हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। एम आई क्लियर? इतनी चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। अब आई थिंक आपको स्ट्रक्चर सब कुछ समझ में आ गया। अब हमको क्या पढ़ना है? एक पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का थियरी पढ़ना है। कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है? तो पहली चीज तो आप यहां पे लिख लीजिए, ये एक न्यूरो
केमिकल प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है। न्यूरोकेमिकल प्रोसेस का मतलब मैं अभी आपको बता रही हूं, ये कैसी प्रोसेस है? न्यूरोकेमिकल, नर्वस सिस्टम और केमिकल्स का यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो देखिए ये एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस। मसल कॉन्ट्रैक्शन का पहले मैं आउटलाइन आपको बता दे रही हूँ कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, हमारा ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन का एंड हमने क्या बताया था? साइनेप्स है भाई, और साइनेप्स के अंदर क्या भरा हुआ है? साइनेप्टिक वेसिकल भरा हुआ है। पहले इस चीज को समझिए, इस चीज को एकदम अच्छे से समझना है। फिर हमने कहा था यहीं पे हमारा एक मसल फाइबर है, और सपोज करिए मसल फाइबर के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। और ये क्या है? यहीं पे हमने कहा था, हमने कि एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, SER, और SER ये क्या है? टी ट्यूब्यूल है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हो। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। फिर आप इसमें मैं एक चीज़ और लगा दे रही हूँ, मैं यहाँ पे सपोज कर ले रही हूँ कि ये Z बैंड है। ठीक है, ये Z बैंड है, चलिए मान लिया मैंने ये Z बैंड है, और हमने कहा Z बैंड के यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट है, और एक्टिन फिलामेंट के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये मायोसिन है, मायोसिन का ये हेड है। बस इतना मान के चल रहे हैं, अभी कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है। ठीक, अभी बस समझना है सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा सार्कोप्लाज्म है, ये सार्कोलेमा है, ये सबको पता है सार्कोलेमा है। ठीक है, और ये सार्कोप्लाज्म है, और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहते हैं। ये सार्कोप्लाज्म है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और ये टी ट्यूब्यूल है। एम आई क्लियर? और ये क्या है भाई? ये एक न्यूरॉन है, ये सबको पता है, ये एक न्यूरॉन है, ये इसका सिनेप्स है। ठीक, और सिनेप्स के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरो। और ये क्या है? ये जल्दी से बताइए, ये है क्या कहा था मैंने? मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जिसको हमने क्या कह दिया? दिस इज द मोटर एंड प्लेट। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? मोटर एंड प्लेट, MEP लिख दे रही हूं, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। लेकिन एक और चीज हम पढ़ लेंगे, एक और चीज हमने कहा था कि इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। किसके लिए? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। किसके ऊपर? सार्कोलेमा के ऊपर। और हमने ये बात आपको बहुत शुरू में बताई है, इसके पहले लेक्चर में, कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर दो जगह पाए जाते हैं। एक तो न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, तो न्यूरॉन का सिनेप्स दूसरे के डेंड्रॉन से कनेक्ट होता है, तो डेंड्रॉन पे पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर। और दूसरी चीज है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर सार्कोलेमा पे भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन मसल से भी कनेक्टेड है। एम आई क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से, पहले सारी चीजें समझ लीजिए और मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगी, आपको समझ में आ भी जाएगा। यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड आया कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से कौन सा कमांड आ रहा है? यहां से इंपल्स आ रही है। ठीक है, ये सब हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। जब इंपल्स ऐसे नीचे आ रही है तो ये आएगी, और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ चैनल होते हैं, उस चैनल का नाम है कैल्शियम आयन चैनल। ये कैल्शियम आयन चैनल, और ये कैल्शियम आयन जब इंपल्स नीचे आता है ना, तो चार्ज जनरेट होता है और कैल्शियम आयन चैनल खुल जाते हैं। और कैल्शियम आयन चैनल जब खुल जाता है तो कैल्शियम अंदर आने लगता है, और जब कैल्शियम अंदर आएगा तो सिनेप्टिक वेसिकल का आपस में कोलिजन होने लगता है। और जब सिनेप्टिक वेसिकल आपस में कोलाइड करने लगते हैं तो ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, सिनेप्स की मेम्ब्रेन टूट जाती है, फट जाती है, और न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं यहाँ। कहाँ? इस गैप के अंदर, या फिर मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे।
न्यूरोट्रांसमीटर को मान लीजिए मैंने व्हाइट कलर से बना दिया, ये जाके न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गए तो इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देंगे। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? सोडियम आयन चैनल की वजह से होता है या सोडियम आयन की वजह से होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी, इसके बाद ही हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। नर्व इंपल्स का कंडक्शन, जनरेशन, सिनेप्स, सब कुछ इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसे। और सारा डाउट आज तक आपको, जो मैंने देखा था किसी ने कमेंट में कहा था मैम नर्व इंपल्स का कंडक्शन बहुत टफ लगता है, आप सोच नहीं सकते इतना आसान है। तो देखिए एक्चुअली ये जो चैनल, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ चैनल से एसोसिएटेड होते हैं। अब ये रिसेप्टर सोडियम आयन चैनल से एसोसिएटेड होता है। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड, ये रिसेप्टर है, क्या है भाई? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है, ठीक। और जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है सोडियम आयन अंदर आने लगता है, और जब सोडियम आयन अंदर आने लगेगा तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव होने लग जाएगा, क्योंकि पहले बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है। किसी भी मेम्ब्रेन के बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। लेकिन जब सोडियम आयन अंदर आता है, डीपोलराइजेशन होता है, तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव होने लग जाता है, और इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्या होता है? एक्शन। अभी ऐसा एकदम दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, बस इतना समझिए कि कैसे होता है, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। जब सोडियम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ऑब्वियसली ये चार्ज ट्रेवल करेगा इस टी ट्यूब्यूल से, और टी ट्यूब्यूल चार्ज इस एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी एक्टिवेट कर देगा। जैसे मैंने इतना नजदीक बनाया, ये इतना नजदीक नहीं होता, नहीं तो ये मेम्ब्रेन ही ना इसको वो कर दे, एक्साइट कर दे, लेकिन ये टी ट्यूब्यूल लेके जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक इम्पल्स को। और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इम्पल्स जनरेट होता है या ये मेम्ब्रेन एक्साइट होती है तो यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। पहले कैल्शियम आयन इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR नहीं SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर था, लेकिन जब सिग्नल आया तो ये कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। कहाँ रिलीज हो गया? सार्कोप्लाज्म में। और ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप अब होने वाला है। अब अगर ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो गया, इसका दुश्मन है कौन? ट्रोपोनिन का C सब यूनिट। अब देखिए जैसे ये इसमें रिलीज हुआ, ये आया ट्रोपोनिन के पास, कहा भैया तुम हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्यों ढक के रखे हो? ये इसके C सब यूनिट से बाइंड कर जाता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रोपोनिन C। 3 सब यूनिट है ICT। ये C से बाइंड करा, और जैसे ये C से बाइंड करेगा तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। कन्फर्मेशनल चेंज होने का मतलब यहाँ से ट्रोपोनिन निकल जाता है, और क्योंकि ट्रोपोनिन की वजह से ये ट्रोपोमायोसिन भी यहीं पड़ा हुआ है, तो जब कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो इन दोनों में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ट्रोपोनिन में भी और ट्रोपोमायोसिन में। और जब इन दोनों यहाँ से थोड़ा सा हट जाएंगे तो ये इसका जो एक्टिव साइट है मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो फ्री हो जाता है। अब मायोसिन का हेड अब बाइंड कर सकता है। रेस्टिंग स्टेज में व्हेन देयर इज नो इंपल्स, व्हेन देयर इज नो सिग्नल, देयर इज नो कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयन इज स्टोर इन, वी कैन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर है। लेकिन जब सिग्नल आया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, और कैल्शियम आयन रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म के अंदर तो वो जाके बाइंड कर गया ट्रोपोनिन के C सब यूनिट से। किससे? देखिए यहाँ पे अब ये ट्रोपोनिन, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ये तो हमारा थिन फिलामेंट है ही, थिन फिलामेंट है, और इस थिन फिलामेंट में सपोज करिए इसका एक्टिव साइट मैंने बनाया है, और एक्टिव साइट मास्क है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की वजह से। और जब ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा C सब यूनिट से, तो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा, और जब कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो वहां से थोड़ा सा हट जाएंगे तो इसका बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएगा। अब अगर इसका बाइंडिंग साइट फ्री हो गया तो ये मायोसिन का हेड इससे बाइंड कर सकता है। अब देखिए सपोज करिए कि ये है थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट का ये एक्टिव साइट है, ठीक, ये एक्टिव साइट है, और ये थिन फिलामेंट ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, ये है मायोसिन का हेड। ये क्या है? मायोसिन का हेड। ये मायोसिन का हेड है, और ये मायोसिन का हेड जाएगा ऐसे बाइंड करेगा, भैया बाइंड कर लिए, ओके। जैसे ये बाइंड किया, और बाइंडिंग के लिए ATP चाहिए, और ATP भी है उसके पास,
तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, तब जाके वो बाइंड करेगा। क्योंकि इस हेड के पास दो बाइंडिंग साइट है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है, और इसको एक्टिन से बाइंड करने के लिए एटीपी की जरूरत होगी। तो एटीपी को तोड़ेगा ये, और एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एटीपीएज एंजाइम। अभी से याद आ रहा है मुझे, मैं बता दूं, यहाँ पे इसका जो हेड है, इसके हेड के पास तीन चीज होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक एटीपी बाइंडिंग साइट, और तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, तीसरी चीज हम कह सकते हैं हेड के पास होती है एटीपीएज एक्टिविटी। अब देखिए एटीपीएज एक्टिविटी का मतलब ये होता है ऐसी एक्टिविटी विच कैन हाइड्रोलाइज एटीपी, विच कैन हाइड्रोलाइज एटीपी, मतलब जो एटीपी को तोड़ सके, जो एटीपी को यूज कर सके। और इसके लिए फॉर दिस मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। तो कभी कभी आपको दिया रहता है कि बताइए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से आयन की जरूरत है, तो आंसर में दिया रहता है कैल्शियम आयन, दूसरा दिया रहता है मैग्नीशियम आयन, तीसरा दिया रहता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ, और चौथा दिया रहता है व्हाट एवर द मैग्नीज आयन। ठीक है, तो आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम आयन तो वहां से रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, एटीपी नहीं यूज कर पाएगा हेड, और एटीपी नहीं यूज कर पाएगा तो ये बाइंड ही कैसे कर पाएगा, क्योंकि इसको इससे एक्टिन से बाइंड करने के लिए इस हेड को एटीपीएज एक्टिविटी चाहिए, और एटीपीएज एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। एम आई क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, जब ये हेड इससे ऐसे बाइंड कर जाएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना है। सपोज करिए ये जेड लाइन है, इमेजिन करिए, देखिए मन की आंखों से देखेंगे तब समझ पाएंगे। ठीक, ये सपोज करिए कि ये जेड लाइन है और ये है थिन फिलामेंट, और ये है हमारा बीच में एक तरफ का मैं बता रही हूँ, ये है हेड, इसका हेड, और ये जेड लाइन। सपोज करिए कि यहाँ से जहाँ तक मेरा ये कपड़ा दिख रहा है, यहाँ से ये जेड लाइन है, ठीक है, और जेड लाइन ऐसे थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट किया है एक तरफ। और जब ये हेड इससे बाइंड करेगा, और हेड कब बाइंड करेगा जल्दी बताइए? हेड तभी बाइंड कर पाएगा जब एटीपी का यूज होगा, मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, एक मिनट, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो हेड इससे बाइंड कर लिया। जैसे ही हेड इससे बाइंड करेगा, एटीपी भाई यूज हो रहा है, तो वहां पे कुछ स्ट्रोक जैसा जनरेट होगा, पावर स्ट्रोक कहते हैं। खटाक, एटीपी यूज हुआ, एनर्जी एकदम, वहां पे क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, तुरंत से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, मतलब दोनों एकदम अच्छे से बाइंड कर लेंगे। और अभी पूरी एटीपी यूज नहीं हुआ है, थोड़ी एटीपी यूज करके इसने कैसे भी इससे बाइंड किया, तो ऐसा कंडीशन हुआ। देखिए सपोज करिए ये है थिन फिलामेंट, ठीक, और इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और इस हेड ने इससे बाइंड कर लिया, ठीक है, और ये मान लीजिए जेड लाइन है, और जैसे ही इस हेड ने इससे बाइंड किया, दोनों के बीच में बन गया क्रॉस ब्रिज। और उसके बाद अभी थोड़ी सी और एनर्जी बची होती है, उस एनर्जी से ये हेड क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा। ये देखो, ये देखिए आप लोग, ये क्या है, ऐसे बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद हेड रोटेट कर जाएगा, रोटेट करेगा उसी एनर्जी। जब हेड रोटेट करेगा तो ये आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले क्रॉस ब्रिज बनाना है भाई, नहीं तो स्लिप हो जाएगा ना। क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो हेड तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, एक्टिन स्लिप नहीं हो पाएगा। एक्टिन स्लिप होना है, क्योंकि एक्टिन ऐसे 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 स्लिप होगा तभी ये छोटा होता जाएगा ना, मतलब एक्टिन का मतलब थिन फिलामेंट। तो अगर मायोसिन के हेड ने इससे बाइंड कर लिया और क्रॉस ब्रिज नहीं बना, तब तो हेड इसका रोटेट होगा तो हेड ही आगे चला जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। इसलिए पहले क्रॉस ब्रिज बना, एकदम तेजी से इसको जकड़ लिया, और फिर अब ये मायोसिन का हेड ऐसे रोटेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। और जब ये हेड रोटेट करेगा तो ये एक्टिन को ऐसे थोड़ा सा आगे खींच लेगा, ठीक, फिर अगेन बाइंड किया, फिर आगे खींचा, फिर अगेन बाइंड किया, और इधर से भी हो रहा है, तो ऐसे दोनों तरफ से हेड ऐसे बाइंड करके रोटेट किए, आगे आ गया, रोटेट किए, आगे आ गया, रोटेट किए, आगे आ गया। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी अभी मैं आपको बताऊंगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी का मतलब होता है
हक्सले और हेंसन ने इसको दिया था, इस थियरी को। उन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन, जो एक्टिन है या फिर थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे स्लाइड होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है इस दौरान क्या होता है आप बताइए, जेड लाइन कम्स क्लोजर, जेड लाइन नजदीक आते जाएंगे। और एक आप बात बताइए कि अगर दो जेड लाइन नजदीक आ रहे हैं, यहां पे देखिए मैं एक सार्कोमियर बना रही हूं, ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से, हमने बस इतना ही बना देना है, ठीक, बस इतना ही बना रही हूं मैं। और यहां पे है हमारा ये है हमारा ये मायोसिन, और ये जो जहां पे मायोसिन का वो पोर्शन जहां पे ये थिन फिलामेंट नहीं है, इसको हमने एच जोन भी कहा था। अब बताइए अगर ये थिन फिलामेंट आगे की तरफ मूव करता आ रहा है तो क्या होगा, तो आप यहां पे क्या क्या होगा, तो आप कहोगे जेड लाइन कम्स क्लोजर, जेड लाइन कम्स क्लोजर, जेड लाइन नजदीक आते आ रहे हैं, पहले यहां था फिर जेड लाइन थोड़ा और इधर आ जाएगा, ठीक। तो अगर जेड लाइन नजदीक आ रहा है तो सार्कोमियर छोटा होता जाएगा कि नहीं, सार्कोमियर शॉर्टेंस छोटा होगा, ऑब्वियसली एच जोन शॉर्टेंस, एच जोन भी खत्म होता जाएगा। देखिए एच जोन पहले इतना था, अब अगर ये आगे आएंगे तो एच जोन भी खत्म होता जाएगा। और क्या होगा, थिन फिलामेंट्स कम क्लोजर, थिन फिलामेंट में भी चेंज होगा। बट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऐसा कौन सा प्रोटीन है या ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो अनचेंज रहता है, वो हिलता भी नहीं है अपनी जगह से, वो है मायोसिन या ए बैंड या फिर थिक फिलामेंट या डार्क बैंड। ये हिलता नहीं भैया, ऐसे पड़ा रहता है, इसको टाइटिन ने यहाँ से बांधा हुआ है, ये नहीं हिलता। तो सब कुछ छोटा होता जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जेड लाइन नजदीक आते जाते हैं, सार्कोमियर छोटा होता जाता है, एच जोन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आई बैंड भी एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों मिल जाते हैं और इवन छोटे भी हो जाते, ऐसे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि पहले पतले थे, दोनों मिल गए थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे, ठीक। लेकिन विच इज अनचेंज्ड, दैट इज द ए बैंड, दैट इज द मायोसिन प्रोटीन, दैट इज द डार्क बैंड, एम आई क्लियर, दैट इज द थिक फिलामेंट, वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन से यही बनता है कि बताइए, पहले तो स्टेप आपसे पूछा जाता है, बताइए कि कौन सा ऐसा बैंड है जो अनचेंज रहता है, तो आप कहोगे ए बैंड। बाकी क्या क्या चार ऑप्शन दे देगा, शार्कोमियर इंक्रीजेस, नहीं, शार्कोमियर डिक्रीजेस, एच जोन डिसअपियर्स हो जाता है, ठीक है, थिन फिलामेंट और नजदीक आ जाते हैं, इवन दोनों मिल भी जाते हैं, और क्या कहते हैं जेड लाइन कम्स क्लोजर, जेड लाइन नजदीक आते रहते हैं। तो इस तरीके से मसल की साइज छोटी होती जाती, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक सार्कोमियर का साइज छोटा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इस तरीके से सारे के सारे मायोफाइब्रिल्स का साइज छोटा होगा, मायोफाइब्रिल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मायोफाइब्रिल्स मिलके मसल फाइबर बनाए हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल फाइबर मिलके मसल बंडल बनाए, फिर मसल बंडल मिलके मसल, तो इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है ना, तो ये चीज है, ये तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको मतलब नहीं है ज्यादा यहाँ से। ये किस तरीके से एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है, न्यूरो बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि न्यूरॉन्स और फिर केमिकल्स का यहाँ पे क्या है, रोल है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की थियरी, या फिर वी कैन से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी इसको हम लोग कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। पहले हम इतना लिख लें कि अब देखिए क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर मैं इसको समझा रही हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा कि हेड, हमेशा याद रखिए हेड को इससे एक्टिन से बाइंड करने के लिए एटीपी की जरूरत है। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तब ये इससे बाइंड करेगा और ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो ये आगे की तरफ ऐसे इसको खींच लेगा। मेरा हाथ देखिए इस तरीके से रोटेट हुआ, अब ये आगे आ गया, सपोज करिए अब ये आगे आ गया थोड़ा सा,
फिर ये हेड फिर रिकवरी स्टेट में आएगा, फिर इसके दूसरे साइड से बाइंड करेगा ऐसे, फिर ये पावर स्ट्रोक है जब ये इसको खींच रहा है। लेकिन फिर ये जब हेड नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो इसको हम रिकवरी स्टेट कहते हैं। तो रिकवरी स्टेट में आने के लिए मेरी बात को ध्यान समझिए, रिकवरी स्टेट में तभी आएगा जब इस पे दोबारा से फिर एटीपी बाइंड करेगा, क्योंकि पहले जो एटीपी था वो तो खर्चा हो चुका है। तो पावर स्ट्रोक में ऐसे ही रह जाएगा ये, अगर एटीपी बाइंड करेगा तब ये रिकवरी स्टेट में आएगा, फिर ये ऐसे से बाइंड करेगा पावर स्ट्रोक, फिर एटीपी खत्म, फिर एटीपी बाइंड किया तब ये रिकवरी स्टेट में आया, फिर इसको एटीपी खर्च करके पावर स्ट्रोक में, फिर ये एटीपी खत्म, एटीपी फिर से बाइंड किया तो फिर रिकवरी स्टेट में आएगा। एम आई क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कभी नाम सुना है रिगर मोर्टिस? रिगर मोर्टिस नाम सुना है? रिगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी आफ्टर, मतलब स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी, मरने के बाद इंसान की बॉडी अकड़ जाती है और ये थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाता है, लाइक 2-4-5 घंटे में कहीं ना कहीं से ये स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा ये स्टिफनेस जनरली जॉ बोन से स्टार्ट होती है, जबड़े ऐसे हो जाते हैं। कहीं आपने देखा हो कोई मर गया हो तो उसका सबसे पहले ये जॉ बोन है ना, सॉरी जॉ मसल्स हैं, वो ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। बॉडी देखा है ना, अकड़न, ऐसे मरा ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे मरा ऐसे पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि देखिए उसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्रॉस ब्रिज बन चुका है एटीपी खर्चा करके। क्रॉस ब्रिज बन गया कि नहीं? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो क्रॉस ब्रिज तो बना हुआ है उसके अंदर, मतलब हेड और एक्टिन फिलामेंट ऐसे ही क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। मसल किस स्टेज में है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। लेकिन मरा, जैसे ही मरा उस वक्त तो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट थी और एटीपी भी खत्म। भाई मर गया तो एटीपी कहाँ से आएगी? और जब एटीपी खत्म तो उसका हेड रिकवरी स्टेट में आ ही नहीं पाएगा, और हेड रिकवरी स्टेट में नहीं आएगा मतलब क्रॉस ब्रिज टूट नहीं पाएगा, क्योंकि एटीपी को यूज करके क्रॉस ब्रिज बना था और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए फिर एटीपी चाहिए। तो सारी जगहों पे क्रॉस ब्रिज बना ही पड़ा रह गया है, और क्रॉस ब्रिज बना ही है और मर गया मतलब एटीपी भी खत्म हो गई, और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए तो चाहिए एटीपी। क्रॉस ब्रिज को हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए ना। तो अगर वो इंसान मर जाता है तो एटीपी भी खत्म और क्रॉस ब्रिज ऐसे बना ही रह जाता है, इसीलिए वो अकड़न आती है बॉडी में, स्टिफनेस आती है, जिसको हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। क्या कहते हैं? रिगर मॉर्टिस। और ये सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे पहले देखने को मिलता है हमारे जॉ मसल्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जॉ मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, जबड़े की मसल हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है तो यहाँ पे भाई कॉन्ट्रैक्शन भी सबसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्रॉस ब्रिज भी सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से बना हुआ है यहाँ पे, बस उसी वजह से होता है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो रिगर मॉर्टिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स आफ्टर डेथ, या वी कैन से स्टिफनेस ऑफ बॉडी या स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, इसको कहते हैं रिगर मोर्टिस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को नहीं भूलोगे। एक है पावर स्ट्रोक और एक है रिकवरी स्ट्रोक, बस इतना पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया है, मैं उसको अभी आपको बताऊंगी भी, एनसीईआरटी का डायग्राम भी। पावर स्ट्रोक का मतलब होता है, पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जब ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब एक्टिन, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है। इसने अपनी एनर्जी यूज किया और इससे बाइंड कर गया, ठीक, क्रॉस ब्रिज बन गया। थोड़ी एनर्जी को यूज करके जब जैसे इसने बाइंड किया, पावर स्ट्रोक लिया, हेड ऐसे रोटेट किया, रोटेटरी करके दिया। देखिए एनसीईआरटी प्लीज आगे रखिए, सामने रखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए जल्दी से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक इतना बड़ा डायग्राम दिया हुआ है, राइट साइड पेज पे, राइट साइड पे दिया है, लेफ्ट साइड पे दिया, देख लीजिएगा एक बार। पहले एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में दिया है, फिर उसके बाद सार्कोमियर और इधर ऐसे करके दिया है, आप उसको देखिएगा, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके लिए रोटेटरी स्टेट रिकवरी, पावर स्ट्रोक के लिए या हेड रोटेशन के लिए क्या चाहिए? हेड रोटेट कर रहा है, इसके लिए चाहिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस।
एटीपी यूज करना। और फिर ये थोड़ा आगे खिसक आया तो हेड फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में आया, मतलब रिकवरी स्टेट। रिकवरी स्टेट का मतलब हेड का ये स्लाइड, मतलब पहले रोटेट किया था, अब ये फिर से नॉर्मल स्टेट में आएगा। नॉर्मल स्टेट में आएगा दैट मीन्स कि अब इसको फिर से दोबारा से इस पे एटीपी बाइंड करेगी, तब ये रिकवरी स्टेट में आएगा। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्रॉस ब्रिज बना था और रिकवरी स्टेट के दौरान क्रॉस ब्रिज टूटेगा। तो एक चीज अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर मैं सारी चीजें लिखूंगी और एक एक करके बताऊंगी। ओके, एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए आगे आइए, पूरा का पूरा हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मैकेनिज्म दिया गया था। इसका जो बेस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है, बेस्ट एक्सेप्टेड इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या नाम देते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब जो फिलामेंट्स हैं स्लाइड्स, जो थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते जाते हैं। तो इसको दिया था किसने? A.F. हक्सले एंड हक्सले, दो भाई थे, ठीक, एंड हैंसन। तो एक्चुअली दो हक्सले थे और एक हैंसन थे, तो हक्सले एंड हैंसन थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक। हक्सले एंड हैंसन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, thin filaments slide over thick filament। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होता जाता है। ओके, तो इस दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस आप आगे लिखते जाएंगे इस दौरान। चलिए मैं लिख दे रही हूं यहां पे, चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चेंज आते हैं? तो लिखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पहला चेंज Z लाइन्स कम क्लोजर, पहला चेंज। दूसरा चेंज H जोन, अच्छा Z लाइन कम्स क्लोजर हुआ तो क्या हुआ? आई बैंड शॉर्टेंस, धीरे धीरे छोटा होता जाता है आई बैंड। तीसरा H जोन खत्म हो जाता है, डिसअपियर्स। H जोन भाई पूरी तरह से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चौथा चेंज शार्क, इन सब की वजह से शार्कोमियर शॉर्टेंस। सार्कोमियर की लेंथ भी कैसी होती जाती? छोटी होती जाती है। एंड फाइनली वी कैन से ए बैंड थिक फिलामेंट या डार्क बैंड, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, या मायोसिन अनचेंज्ड। ये क्या होता है भाई? ये इसमें कोई चेंज नहीं आता। एम आई क्लियर? इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता। तो इसको आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म कैसे है, ठीक। तो देखिए मैकेनिज्म आते हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म में आप लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS सेंड्स सिग्नल, ठीक।
सीएनएस ने क्या किया, सिग्नल सेंड किया, और कौन सा सिग्नल, मोटर इंपल्स। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कभी भी कमांड भेजता है तो वो कैसा इंपल्स होता है, मोटर इंपल्स। ये मोटर इंपल्स कहाँ आया, दैट रीचेस एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ पहुंच गया ये, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या वी कैन से मोटर एंड प्लेट। ठीक, यहां तक पहुंच गया। क्या हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीजेस, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड्स विद, किससे बाइंड किया, एकदम दिमाग में पिक्चर आना चाहिए, बाइंड्स विद न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। उसके सार्कोलेमा पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर हैं, उस पे क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड कर गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बताइए, अब होगा सोडियम आयन इनफ्लक्स, इनफ्लक्स इन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में सोडियम आयन अंदर आने लग जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन चैनल खोल देगा वो, हम लोग ये नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। जब सोडियम आयन अंदर आया तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया, मैं आगे चल रही हूं। अब देखिए, आप एरो कर करके लिखेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। फिर क्या हुआ, अगर सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ तो impulse reaches to sarcoplasmic reticulum via T tubule। T ट्यूब्यूल की हेल्प से ये इंपल्स पहुंच जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक है, ओके। तो आप कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन को छोड़ देगा। ठीक, अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, देखिए ध्यान से, कैल्शियम आयन बाइंड्स विद C subunit of troponin, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं binds with TPC। ठीक, अब क्या होगा, इसकी वजह से conformational change occurs in troponin and ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए इसके आगे मैं चल रही हूँ, देखिए कितना एकदम अच्छा है ना सारी चीजें। जब इनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, या आप कह देंगे एक्टिन कह लो या थिन फिलामेंट कह लो, बिकम्स फ्री, उसका एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा क्योंकि उसने मास्क किया था उन दोनों ने, ये क्या हो जाएगा, फ्री हो गया। ठीक, अब क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट, अरे सॉरी, मायोसिन हेड, मायोसिन हेड binds with active site of thin filament, इससे बाइंड कर गया मायोसिन का हेड।
क्या हुआ भाई? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ जब इसका हेड बाइंड किया। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब हेड रोटेट्स, हेड क्या हो गया? रोटेट। ठीक है, हेड इसका रोटेट हुआ। अब बताइए यहां तक सबको चीज समझ में आ रही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मायोसिन हेड क्या हुआ? रोटेट हुआ। अब अगर मायोसिन का हेड रोटेट हुआ तो क्या हुआ? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट, या आप इसको कह सकते हैं थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट। इसकी वजह से क्या हुआ भाई? इसकी वजह से हुआ शॉर्टनिंग ऑफ, क्या क्या शॉर्ट हो रहा है बताइए? एच जोन, आई बैंड एंड अल्टीमेटली शार्कोमियर। ये छोटे होते जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो हमने देखा, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहां तक। एम आई क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। देखिए इसको ध्यान से देखिए। CNS sends signal motor impulse, reaches at neuromuscular junction, neurotransmitter releases, neurotransmitter bind with the neurotransmitter receptor present on sarcolemma, sodium ion influx in sarcolemma, depolarization of sarcolemma, impulse reaches to sarcoplasmic reticulum via T tubule, action potential generated in the sarcoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum releases calcium ion in the sarcoplasm, calcium ion binds with the C subunit of troponin, conformational change occurs in troponin and tropomyosin, active site of actin becomes free, myosin head binds with the active site of thin filament, cross bridge formation and power stroke, actin filament slides over myosin filament, shortening of H zone, I band, sarcomere and muscle contraction started. यहां तक सबको समझ में आ गया है? और एक्चुअली में ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है इसको भी देख लीजिए। जनरली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये होते हैं एसिटाइल कोलिन। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? एसिटाइल कोलिन होते हैं। चलिए देखिए, ये तो हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल रिलैक्स कैसे करेगी भाई? तो अब मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है? अब मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या हुआ? ठीक, मसल रिलैक्सेशन के दौरान, और प्लीज एनसीईआरटी पास में रखिए। एक बार जैसे ही मैं इस चीज को पढ़ा दे रही हूँ आप एक बार एनसीईआरटी रीड करिए। और अभी तक आपका एक काम रहेगा कि एनसीईआरटी को भी देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी भी रिवाइज करेंगे। मेरा काम रहेगा कि मैं एनसीईआरटी से भी आपको रिवीजन कराऊंगी। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी मैं बता दूंगी। हालांकि हम लोग बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक से कम्पीट भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ ना वो मोर देन सफिशिएंट है। यू कैन राइट दिस कंटेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, इवन फॉर द PCS, UPSC, यू कैन से IS या PCS, किसी में भी आप ये इस कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने मुझसे UPSC की बात की थी। हम UPSC भी शुरू करने वाले हैं। UPSC कब शुरू करेंगे? जब हमारा JIC क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। जब JIC क्रैश कोर्स का काम खत्म हो जाएगा तो मेरे पास टाइम बचेगा, तो हम UPSC की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जोलॉजी हो। ठीक है, दोनों से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए थोड़ा सा वहाँ पे और डिटेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और जैसे कंटेंट हैं हम लोग को थोड़ा और डिटेल पढ़ना होता है। लेकिन अगर UPSC में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो आप इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है ना आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा क्या है, सिनैप्स से, ठीक। और हमारे साथ ये हमारा
यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे पड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर था, ये न्यूरोट्रांसमीटर लगातार लगातार सीएनएस से इम्पल्स आ रहा है, ठीक है, लगातार ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं और लगातार कैल्शियम आयन को रिलीज करवा रहे हैं, और जितना कैल्शियम आयन रिलीज होगा वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है उस दौरान ये है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर है भाई। और अब क्या होगा, इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ACH एस्टरेज, ठीक, एंजाइम इसको क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड्स एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा कोलिन में और एसिटिक एसिड में, किसमें तोड़ देगा, डिग्रेड एसिटाइल कोलिन इन कोलिन एंड एसिटिक एसिड। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब टूट गया भाई तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो कैल्शियम आयन बेचैन हो जाएगा, कहेगा अब क्या करें हम, तो ये कैल्शियम आयन एक्चुअली फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ इम्पल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगा, डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो कैल्शियम आयन यहाँ था सार्कोप्लाज्म के अंदर, जिसको इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने छोड़ा था, वो सारे के सारे कैल्शियम आयन अपने घरों में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस हमारा काम हो चुका है। जब ये सारे के सारे कैल्शियम आयन इसमें आ जाएंगे तो ट्रोपोनिन फिर से जो है जुड़ने लग जाएगा, ट्रोपोनिन जाएगा भैया, चलो बहुत हो गई जुदाई, अब उसके बाद क्या करेगा, वो जाके वहाँ पे थिन फिलामेंट से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम है ही नहीं, कैल्शियम नहीं है तो फिर तीनों जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद उसका एक्टिव साइट मास्क हो जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो कैल्शियम आयन फिर से सिस्टर्नी में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मसल रिलैक्स। ओके, एम आई क्लियर? यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए, सही से समझ लीजिए। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये चीज हमको समझ में भी आ गई है। हम एक चीज लिखना चाहते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। अब इन दोनों में क्या है, पावर स्ट्रोक कैसे होता है भाई, तो आप इसमें पहले एक पॉइंट लिखेंगे, पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ हेड ऑफ मायोसिन टू मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, या हम ऐसे लिख लें कि बाइंडिंग ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। ओके, पावर स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है ना, या क्रॉस स्ट्रिएशंस पावर स्ट्रोक के दौरान हो रहा है। और क्या हो रहा है पावर स्ट्रोक के दौरान, तो आप कहेंगे मायोसिन हेड रोटेशन इनसाइड, अंदर की तरफ हेड ऐसे ऐसे बाइंड किया, अंदर की तरफ हेड रोटेट करता है, ठीक। और क्या हुआ इस दौरान, तो इस दौरान आप कहोगे एटीपी हाइड्रोलिसिस,
क्या हुआ, एटीपी का यूज हुआ, तो आप लिख सकते हैं यूज ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज हुआ। आइए रिकवरी स्ट्रोक के दौरान क्या हुआ, तो रिकवरी स्ट्रोक के दौरान होगा रिकवरी स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग, देखिए यहां पे तो एटीपी यूज हुआ था, एटीपी बाइंडिंग विद मायोसिन हेड, मायोसिन के हेड से एटीपी बाइंड करेगी, हेड कम्स इन नॉर्मल पोजीशन, हेड नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक, या हम कह दें इसको क्रॉस डिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, डिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो ये है पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि पावर स्ट्रोक के लिए एटीपी की बाइंडिंग चाहिए। अब इसको मैं विद डायग्राम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो। सपोज करिए कि ये है हमारा मायोसिन, ठीक, ये है इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये है हमारा एक्टिन, ऐसे देख लीजिए इसको, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देना, यहाँ पे देखिए ये है मायोसिन का हेड, ये है हमारा एक्टिन, बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब कैल्शियम आयन ने स्ट्रोपोनिन को यहाँ से रिलीज कर दिया तो इसका हेड इससे बाइंड करेगा, जब इसका हेड इससे बाइंड करेगा तो इन दोनों के बीच बनेगा, अभी इसके पास देखिए और क्या है, इसके पास एटीपी बाइंड हुआ है, ठीक, एटीपी क्या कर लिया, बाइंड है, एटीपी इसके पास है, इतनी बात हमको पता है। अब दूसरे केस में क्या होगा, जब ये इसका हेड इससे बाइंड करेगा, ठीक है, अरे सॉरी यार, इसका हेड इससे बाइंड करेगा तो एटीपी यहाँ से टूट जाएगा और एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। कब जब इसके हेड ने इससे बाइंड कर लिया, इससे बाइंड कर गया, हेड क्रॉस ब्रिज बन गया, तो ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई और क्या हुआ, अब देखिए यहां तक, अब मैं ऐसे ही बना दे रही हूं, अब ये थोड़ा सा देखिए, यही हेड ऐसे आएगा, ये ऐसे था अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब ये एक्टिन को थोड़ा ऐसे खींच लिया, एक्टिन को ऐसे खींच लिया, ठीक, ये देखिए ये क्या है, ये पावर स्ट्रोक है, ये है पावर स्ट्रोक। और जो जेड लाइन जो थोड़ा यहाँ था पहले, अब ये जेड लाइन ऐसे आ गया, अंदर आ गया, इधर से भी अंदर आया, इधर से भी अंदर आया, ये क्या हुआ बताइए, ये हुआ पावर स्ट्रोक, ठीक, हेड ऐसे रोटेट हुआ, या रोटेशन ऑफ हेड, और रोटेशन ऑफ हेड हुआ है तो यहाँ पे एटीपी यूज हुई है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये हेड जब अगेन अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो फिर से इस पे क्योंकि एटीपी जो थी वो खत्म हो चुकी है, फिर से एटीपी बाइंड करेगा, तब ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो आई थिंक आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इसको मैं बैक कर दे रही हूँ। आप देखिए इम्पल्स तक हो गया है, ये तो मैंने बता ही दिया था ना मसल कैसे रिलैक्स करती है, इसको एक बार देख लीजिए। एसिटाइल कोलिनस्टरेज एंजाइम आके इसको डिग्रेड कर देगा एसिटाइल कोलिन को, और फिर एसिटाइल कोलिन ख़त्म हो जाएगा तो इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगा, और इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई। अब देखिए इसको आगे, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल आपके टीजीटी में भी आश्रम पद्धति में पूछा गया था।
एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? अब देखिए इस टॉपिक में आपको ऐसे समझना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन दोनों जगह, भाई इन्वर्टिब्रेट्स में भी तो होता है, ये सवाल पूछा जा चुका है आश्रम पद्धति में, और वर्टिब्रेट्स में। तो अगर हम बात करें इन्वर्टिब्रेट्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी आती है आर्जिनिन फॉस्फेट से। किससे? आर्जिनिन फॉस्फेट से। आर्जिनिन, मैं लिखती बड़ा गलत हूं, आर्जिनिन फॉस्फेट। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किससे आती है? आर्जिनिन फॉस्फेट। लेकिन वर्टिब्रेट्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से आती है? तो यहां पे दो तरीके से एनर्जी आती है। एट नॉर्मल कंडीशन, और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। ठीक, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन लिख लीजिए, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एंड ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन जो वर्टिब्रेट में एनर्जी कहां से आती है, उसका सोर्स है पहला एटीपी, डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक, और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेस लैक्टिक एसिड, और वी कैन से एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो 3 लाइन याद रखिएगा। हम लोगों में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 3 जगह से एनर्जी आती है। एक तो डायरेक्ट है एटीपी, और दूसरा क्या है? क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन नहीं, क्रिएटिन फॉस्फेट होगा, क्रिएटिन फॉस्फेट इनडायरेक्ट सोर्स है, और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड। तो 3 जगह। इतनी बात सबको समझ में आएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूं। अब मैं इसको सीपी लिख दे रही हूं, सीपी। जहां जहां भी मैं सीपी लिखूंगी आप इसको समझ जाइएगा, ये क्रिएटिन फॉस्फेट की बात हो रही है। तो वर्टिब्रेट्स में इतनी सारी चीजें हैं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मतलब एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन वर्टिब्रेट्स। तो स्टेप नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। सबसे पहले क्या होता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इतनी बात तो सबको पता है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। और इस एटीपी की हाइड्रोलिसिस कौन करता है? तो आप कहोगे कि ये है एटीपी भैया, और ये एटीपी डायरेक्ट सोर्स है। और ये एटीपी भी कहाँ से आ रहा है? सेलुलर रेस्पायरेशन से आ रहा है। ग्लूकोज टूटा, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ ऑक्सीजन का यूज करके। ठीक है, तो ये एटीपी डायरेक्ट सोर्स है। और एटीपी को तोड़ता कौन है? तो आप कहोगे एटीपीएज। ठीक है, एटीपीएज कहाँ होता है? हेड ऑफ मायोसिन। मायोसिन के हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी है। तो ये एटीपी टूट जाता है किसमें? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये एटीपी यूज होके क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो डायरेक्ट सोर्स हो गया। अब बचा हमारे पास एटीपी। एटीपी, अगर एटीपी कम हो गया तो स्टेप नंबर 2 पे क्या होता है? देखिए स्टेप नंबर 2 पे क्या होता है? ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, ये अपना फॉस्फेट इस एडीपी को दे देता है। भाई इस एडीपी को क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए।
फॉस्फेट चाहिए तब तो ये एटीपी बनाएगा, तो ये अगेन एटीपी बना लेता है, अगेन एटीपी बना लेता है और क्रिएटिन को रीजनरेट कर देता है। क्या कर देता है इसको? रीजनरेट। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, तो एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सीपी हमने बताया, क्या बताया था मैंने? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाएगा। फिर अगर एटीपी खत्म हो गया तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करेगा? रीजनरेशन ऑफ एटीपी। तो आप इस स्टेप को आप क्या लिख सकते हो? इस स्टेप को लिख सकते हो रीजनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी को रीजनरेट करेगा, अपना फॉस्फेट इसको डोनेट कर देगा, तो ये एटीपी बन गया और ये तो बन गया क्रिएटिन। इतनी चीज हो गई, समझ में आ गया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या है भाई? सबका इनफाइनाइट सोर्स तो है नहीं, कभी ना कभी ये भी तो खत्म होगा ही, ठीक है। अब मान लीजिए ये भी खत्म हो चुका, क्रिएटिन फॉस्फेट भी खत्म हो गया और हम बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं। विगरस एक्सरसाइज का मतलब बहुत फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। उस वक्त क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? हमारी मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और लीवर में भी। लीवर में, बात को पहले समझिए, वहाँ से ग्लाइकोजन निकलता है और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है और वो ग्लूकोज बना लेता है। और फिर वो ग्लूकोज का, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी खत्म, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो देखिए कैसे होता है, इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है उसी को आगे लिखिएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ये पढ़ाया भी मैंने, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो पहले टूट जाता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। पहली चीज तो ये है। तो पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, स्टेप नंबर 3 का ए स्टेप है। फिर स्टेप नंबर 3 का ये बी स्टेप क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होने लगता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होने लगता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है तो ये टूटता है पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड। और फाइनली ये पायरुविक एसिड बना लेता है लैक्टिक एसिड। और आपको पता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है भाई, यही मसल फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे मसल में जो थकान होती है वो किसकी वजह से होती है? मांसपेशियों में थकान, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। जब हम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, हमारी मसल्स कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हेन देयर विल बी नो ऑक्सीजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस परफॉर्म। दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो टूटने लगता है ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज इज परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लूकोज फाइनली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड लैक्टिक एसिड इज गोइंग टू डिपॉजिट इनसाइड द मसल्स, एंड मसल्स विल, वी कैन से मसल फटीग का कारण बनेगा ये, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड किसका कारण है? मसल फटीग का। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये हम एक्सरसाइज कर लिए हैं, अब हम थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। जब हम थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे तो ये स्टेप नंबर 4 मैं लिखने जा रही हूँ। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 क्या होने वाला है? ड्यूरिंग रेस्ट, अब जो रेस्ट हमने, क्योंकि मसल लैक्टिक एसिड बहुत सारा डिपॉजिट हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो डिपॉजिट जो लैक्टिक एसिड है, ध्यान से देखिए, जो लैक्टिक एसिड है, सपोज करिए कि हमारे पास 100% लैक्टिक एसिड है, ठीक, या वॉट एवर द परसेंटेज यू कैन से, जितना भी लैक्टिक एसिड होता है उसका, ध्यान से देखिएगा प्लीज, 20% ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज 20% का मतलब 1/5 पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ये लैक्टिक एसिड का 1/5 पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, लैक्टिक एसिड देखिए इसका ऑक्सीडेशन होगा तो रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या? एनर्जी। और अब देखिए इसका 80% या वी कैन से 4/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड एंटर्स इन लीवर। ये कहाँ चला जाएगा? लीवर में, एंड अगेन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये आगे फिर से ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके जाके वहां पे लीवर में स्टोर हो जाएगा। इतनी बात पहले समझिए, इसको देखिए। लीवर में 4/5 पार्ट जाके लीवर में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जब लीवर में स्टोर होगा तो ऐसे नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एंटर्स इन लीवर, और लीवर में फिर क्या करता है, ये आप देखिए उल्टा प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब आप ये लीवर में गया लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड पहले बनाएगा पायरुविक एसिड। क्या बना लेगा भाई? पायरुविक एसिड, ठीक। या वी कैन से कि ये फाइनली जाके क्या बनाया? ग्लूकोज। अब एक बात बताना आप हमें कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट। और ये ग्लूकोज फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हो कि ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनना। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मीन्स कि मसल्स में क्या हो रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। उसको हम आगे अभी आपको बताएंगे कोरी साइकिल में, जब हम कोरी साइकिल पढ़ेंगे तब, ठीक। कोरी साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। अब देखिए इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी, इसको मैं ऐसे देख रही हूं, ये जो एनर्जी बनी है ना, दिस एनर्जी इज यूज्ड, इसको डार्क में लिखिएगा, इन रीजनरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। मतलब ये जो एनर्जी अभी रिलीज हुई है वो एनर्जी मिलेगी इसको, किसको? यहाँ पे क्रिएटिन बेचारा पड़ा हुआ है, ये वाला क्रिएटिन देखो उदास पड़ा हुआ है, ये क्रिएटिन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये क्रिएटिन क्या करेगा? इस एनर्जी को लेगा, ठीक है। क्रिएटिन इस एनर्जी को लिया और ये बना दिया क्रिएटिन फॉस्फेट। क्या बना दिया? क्रिएटिन फॉस्फेट। अब भैया क्रिएटिन फॉस्फेट बना तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट एडीपी को दे देगा, तो एडीपी से एटीपी। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? पहले मैं कंक्लूजन लिख दूं, उसके बाद कुल मिला के आपको समझ में आया 3 चीजें। कंक्लूजन मैं लिख रही हूं, कंक्लूजन लिख रही हूं और 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। रीजनरेशन ऑफ एटीपी हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का रीजनरेशन कौन कर रहा है? और दूसरा रीजनरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट। तो बताइए रीजनरेशन ऑफ एटीपी के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? तो आप कहोगे एनर्जी कम्स फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट। एटीपी को रीजनरेट करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? क्रिएटिन फॉस्फेट, है कि नहीं?
बताइए एटीपी रीजनरेट करने के लिए कौन एनर्जी दिया? क्रिएटिन फॉस्फेट। और क्रिएटिन फॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ने इसको रीजनरेट करवाया। तो ये दो हमारे फॉस्फोजेन हैं। कौन? इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोजेन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फॉस्फेट डोनर हैं वो एक तो एटीपी है और एक है क्रिएटिन फॉस्फेट। फॉस्फोजेन कहेंगे इसको। अब आप देखिए, अब शायद आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। एक बार देख लीजिए, ये इनवर्टिब्रेट में, हम इनवर्टिब्रेट में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आर्जिनिन फॉस्फेट। और वर्टिब्रेट में क्या क्या है इसको एक बार देखिए। अरे ये देखिए क्या हुआ। पहले एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वर्टिब्रेट्स में ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन कंडीशन, ये सब होगा ड्यूरिंग स्टेप नंबर 1 हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी टूटा, पहले सबसे पहली एनर्जी तो एटीपी से ही आएगी। और एडीपी में जब एटीपी खत्म हो गया तो एटीपी को रीजनरेट कौन करता है? क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट इसको दे देगा तो एटीपी रीजनरेट हो जाएगा। ठीक। और एटीपी रीजनरेट हो गया तो क्रिएटिन फ्री हो गया, लेकिन क्रिएटिन को कौन रीजनरेट करेगा? देखिए अब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, तो मसल में आ गया ग्लूकोज। ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बना लेगा? लैक्टिक एसिड। तो मसल में क्या बन गया भाई? लैक्टिक एसिड बन गया। और लैक्टिक एसिड मसल फटीग। अब इस लैक्टिक एसिड का ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम एक्सरसाइज करके थक जाएंगे तो अब हम रेस्ट करेंगे, और रेस्ट के दौरान लैक्टिक एसिड का 100% में से 20% ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया और एनर्जी, और ये एनर्जी यूज होके क्रिएटिन फॉस्फेट को रीजनरेट करेगा। ये क्रिएटिन को ये एनर्जी मिलेगी तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट रीजनरेट हो जाएगा और 80% लैक्टिक एसिड चला जाता है लीवर में, और लीवर में जाके ये फिर से ग्लाइकोजन बना लेता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक। अब देखिए, इसी को एक साइंटिस्ट थे, यहाँ तक हुआ क्या? अच्छा, इसको यहाँ तक, ये रीजनरेशन ऑफ एटीपी एनर्जी कम्स फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट एंड रीजनरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट को किसने, क्रिएटिन फॉस्फेट को रीजनरेट किसने किया? लैक्टिक एसिड ने रीजनरेट किया क्रिएटिन फॉस्फेट को। ठीक। और एटीपी को क्रिएटिन फॉस्फेट ने। अब एक आखिरी चीज मैं आज के लेक्चर का बता दूं, दैट इज द आखिरी चीज, इसको देखिए ध्यान से। वी कैन से कोरी साइकिल, कोरी साइकिल, या फिर इसी को कहते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल। और ये साइकिल दो जगह होता है, इन लीवर और इन मसल। अब आप कहोगे ये कौन सा नाम है? कोरी। कोरी एक्चुअली साइंटिस्ट थे, कोरी एंड कोरी, हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे क्यूरी एंड क्यूरी थे ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, वैसे ही ये कोरी एंड कोरी हस्बैंड एंड वाइफ थे। इन लोगों ने क्या देखा कि कोरी साइकिल क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे बना दे रही हूँ, एकदम आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। कैसे बना दूं? ये सपोज करिए हमने बना दिया हमारा मसल, एक तरफ मैंने ये बना दिया, दिस इज द मसल। ठीक।
दूसरी तरफ मैंने बना दिया सुंदर सा लीवर, ये हो गया लीवर, और इन दोनों के बीच में ब्लड है, ये है हमारा ब्लड। मसल में क्या हो रहा है भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लूकोज टूट रहा है ना, देखिए ग्लूकोज टूटा, ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज टूटा तो क्या बना? पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड टूटा तो क्या बना? लैक्टिक एसिड हो गया। मसल में हो रहा है ये, ठीक। अब ये लैक्टिक एसिड हमने कहा इसका 1/5 पार्ट तो डिजनरेट कर देता है क्रिएटिन को, और ये लैक्टिक एसिड कहाँ आ जाता है? हमने कहा लीवर में चला जाता है, इसका 4/5 पार्ट। तो यू कैन से 4/5 पार्ट इसका आ गया लीवर में। 1/5 पार्ट इसका कहाँ चला जाएगा? 1/5 पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड यहां आया ना, तो बताइए इसने क्या किया? इसने बनाया पायरुविक एसिड अगेन, और पायरुविक एसिड ने बनाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज ने बनाया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में इस लीवर में स्टोर हो जाता है, और फिर जब जरूरत होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जब हमारा क्या खत्म हो जाता है? हमारा एटीपी खत्म, हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट खत्म, ठीक। तो ये लीवर से स्टोर ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लीवर में क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूट जाता है इस ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आ जाता है फिर मसल में। जब ये ग्लूकोज मसल में आया तो फिर यहां पे क्या किया इसने? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करके लैक्टिक एसिड बनाया, और लैक्टिक एसिड पारे, ये क्या हो रहा है? तो ये आप कहोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये हम लोग पढ़ेंगे ना कि कभी अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसे होता रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। देख लीजिए एकदम अच्छे से समझिए। पहले क्या हुआ भाई? हमारे पास पहले एटीपी है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, कोई दिक्कत नहीं, एटीपी यूज होगा, एटीपी खत्म होगा तो क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी की मदद करेगा उसको रिजनरेट करने में। क्रिएटिन फॉस्फेट भी खत्म हो गया, अब होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है वो टूटेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को भेज देगा मसल के अंदर। मसल के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड का 1/5 पार्ट ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाया। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, और ये एनर्जी चला जाएगा, उसको रिजनरेट करेगा क्रिएटिन को, क्रिएटिन फॉस्फेट को। इसका 4/5 पार्ट आ गया लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर ये लैक्टिक एसिड फिर पायरुविक एसिड, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बना लिया, मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। एम आई क्लियर? आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज अबाउट टूडेज लेक्चर। नाउ हम लोग शाम को मिलने वाले हैं, कोशिश तो मेरी यही है कि शाम को हम लोग 9 बजे से एक डाउट सेशन करेंगे, मेरी पूरी कोशिश है, और देखते हैं हम, आपको टाइमर मिल जाएगा दोपहर में 2-3 बजे तक, आपको टाइमर मिल जाएगा, आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, टाइम सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 9 बजे मिलते हैं हम लोग यूट्यूब पे लाइव। जो भी क्वेश्चंस अभी तक के आपके हैं उसको आप लोग पूछने की कोशिश करिएगा 1 बाय 1, और हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, ठीक। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। हमने क्या पढ़ा आज? मायोफिलामेंट्स क्या है, थिन, थिक, और प्रोटीन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, ये सब देखते चले जाइए एक बार।
ओके, तो चलिए इसको हम लोग अब मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई और क्वेरी होगी तो आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा।